देखिए दिया है केबल की माप, केबल की जो माप दिया है ये आपका 2.5 mm का दिया है। ठीक है, अभी मैं पहले भी बताया था कि 2.5 mm पावर वायरिंग में जो हम केबल यूज करते हैं, ठीक है, 2.5 mm का यूज करते हैं कंडक्टर। और ये 1 हॉर्स पावर और 5 KVA जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसके लिए है। ठीक है, और देखिए 4 mm जो है, ये 4 mm का जो तार है वो किसके लिए है, मतलब ये देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर सब है, ठीक है ना। तो वो 10 हॉर्स पावर के लिए कितने के साइज की रहेगी तार, ये तार रहेगी 4 mm की। और जो वितरण बोर्ड आएगी, टोटल जो मतलब कह सकते हैं जो पोल से आती है लाइन, पोल से लाइन वितरण बोर्ड तक जो लाइन आ रही है वो कितने की आएगी, 10 mm की आएगी। कितना आएगी, 10 mm की आएगी। मतलब मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक जो आएगा लाइन, वो लाइन कितनी की रहेगी, कितने कितने mm के तार से रहेगी, 10 mm की रहेगी। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं आगे। केबल व वाहक नली की लंबाई कितनी होगी, केबल और वाहक नली की लंबाई के लिए निकालने के लिए हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। अभी देखिए मुख्य मुख्य स्विच बोर्ड और वितरण बोर्ड जो हमारा था, मुख्य स्विच बोर्ड और वितरण बोर्ड के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये 3 तार, क्योंकि आपको डीबी तक 3 ही तार आएगा, RYB। फिर उसके बाद उसमें देखिए जो आएगा एक लोहे की पाइप से आएगी जिसे हम मेटल कंड्यूट कहेंगे। लोहे की जो पाइप आएगी मेटल कंड्यूट कहेंगे। उसकी साइज़ कितनी होगी, मतलब कितना मोटा होगा, 25 mm मोटा होगा, ठीक ना, 25 mm डाया का होगा। ये डाया से कितनी होगी, 25 mm की होगी। ये सॉलिड होगी मतलब दृढ़ होगी, ये कैसी होगी, सॉलिड होगी यानी दृढ़ होगी। और ये इसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब जो डीबी होगी उस डीबी से 0.25 मीटर निकला होगा। और देखिए सब ये तो कंड्यूट की लंबाई होगी, ये हमारी कंड्यूट की लंबाई होगी। और इसमें 3 तार आएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा, 25×3=75.5। ठीक है, इसी हिसाब से आपको समझ आया। इसी इसी हिसाब से हम लोग देखिए 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए निकालेंगे। 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए देखा जाए तो कितना हो जाएगा, उसमें भी देखिए डीबी से लेकर के स्विच बोर्ड मेन स्विच तक 3 ही तार रहेगा, RYB। उसके बाद उस वहाँ पर जो जो कंड्यूट लगेगा वह दृढ़ रहेगा। इसके बाद जो 25 मतलब उसकी जो साइज होगी, लंबाई कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो इतना आएगा। सेम इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक कितना रहेगा, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल उसमें मतलब कि सॉलिड भी लगेगा और फ्लेक्सिबल भी लगेगा। ठीक है, सॉलिड और फ्लेक्सिबल लगेगा तो सॉलिड के लिए ये हमारा कितना आ गया, 15 मीटर आ जाएगा। और फ्लेक्सिबल कितना होगा, फ्लेक्सिबल कितना होगा, 7.2 मीटर होगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होगा। और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए देखेंगे तो 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए भी देखेंगे तो डीबी से लेकर के डीबी से मोटर 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 तक कितनी कितनी रहेगी हमारी, 3 तार ही रहेंगे। उसमें भी सॉलिड यूज करेंगे हम लोग और फिर सॉलिड कंड्यूट यूज करेंगे। उसकी साइज़ कितनी आ जा रही है, 15 मतलब साढ़े 10 मीटर आ रही है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना जाएगा। फिर मोटर स्विच से स्टार्टर तक ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज करेंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंड्यूट रहेगा। और कितनी कितनी इसकी लंबाई होगी, 0.5 मीटर होगी। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। फिर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक कितनी रहेगी, हाँ इसमें सॉलिड भी होगा और सुनने में भी यानी फ्लेक्सिबल भी यूज होगा ये, लेकिन 19 mm साइज का यूज होगा। ठीक है, 19 mm साइज का यूज होगा। कितना मीटर, 1.5 मीटर सॉलिड और 1.2 मीटर हाँ फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर कुल निकालेंगे तो इतना आ जा मतलब
4.5 आ जाएगा और 3.6 आ जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए देखा जाए तो 5 kVA ट्रांसफार्मर में आपको देखिए ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मतलब स्टार्टर, ये तीसरा पॉइंट इसमें नहीं होगा, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि केवल मेन स्विच और वितरण बोर्ड ही तक रहता है यहाँ पर, ठीक ना। क्योंकि ये कह सकते हैं आप लोग से हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती चलाने के लिए, इसलिए स्टार्टर वाला पार्ट इसमें से नहीं रहेगा, ठीक है। तो केवल इसमें मेन स्विच होगा, कट कर सकते हैं, मतलब ऑन और ऑफ करने के लिए बस इसमें स्विच ही लगाएंगे, हाँ, जिसे हम क्या मेन स्विच कहेंगे, ठीक है ना। इसमें केवल मेन स्विच यूज होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसमें देखिए मेन स्विच के लिए 19 mm का सॉलिड यूज होगा और कितना रहेगा 1.5 मीटर, और इसकी कुल लंबाई हो जाएगी कंडक्टर की लंबाई हो जाएगी 4.5 मीटर, ठीक है। ये सुनम में होगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। कितना मतलब 1.2 मीटर, इसको निकाल देंगे कितना जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूरे टोटल को निकालेंगे। तो टोटल को निकालने के बाद आपको समझ आएगा केबल की लंबाई, यहाँ देखिए केबल की लंबाई है, तो केबल की लंबाई के बारे में दिया 10 mm का कितना था 0.75 था, अभी ऊपर देखे होंगे ये, ठीक ना 0.75, क्योंकि देखिए मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक का यही हमारा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम लोग तो 4 mm का हमारा कितना होगा 7.5, ठीक ना। 7.5 मतलब 1.5 15 मतलब फिर यहाँ पर है 15, फिर यहाँ 7.2, तो ये देखिए 10 हॉर्स पावर के लिए दिखाया गया है ये मतलब, ठीक है, क्योंकि ऊपर बताया गया है पहले से ही 10 हॉर्स पावर के लिए हमारा कितना होगा 4 mm का होगा। तो 10 हॉर्स पावर वाला ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका 10 हॉर्स पावर होगा। तो ये इतना जो आपको दिख रहा है, ये इतना, ये 10 हॉर्स पावर का डिटेल है, तो हमको बस इसी के बारे में लिखना है या इसके बारे में लिखना है। ये कंड्यूट हो गया और ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में लिखना है, तो देखिए ये और ये और ये और ये पॉइंट लिखना है, मतलब 7.5, 1.5, 15, 7.2, ठीक है ना। यही बातें लिखनी है और यहाँ पे ही लिखी गई है, देखिए, ठीक ना। और 2.5 mm किसके लिए यूज करेंगे, ऊपर बता दिया गया है पहले ही से ही, हम इसमें बताए हैं 2.5 mm 1 हॉर्स पावर और 5 kVA के लिए निकालेंगे। तो बस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 हॉर्स पावर और 5 kVA, यानी ये डिटेल कंडक्टर का होगा और ये डिटेल कंड्यूट का होगा। बस जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आएगा हमारा कितना होगा 93.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वाहक नली की लंबाई वहाँ से ही डिटेल जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 32 वाला अलग से जोड़िएगा, 25 वाला अलग से जोड़िएगा, यानी ये देखिए यहाँ पर ये 19 वाला अलग जोड़िएगा, और यहाँ पर 32 वाला अलग जोड़िएगा, 25 वाला जोड़िएगा, अलग जोड़िएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस साइज की कितनी कंड्यूट चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आइए वितरण व्यवस्था देखते हैं। तो वितरण व्यवस्था में क्या होगा कि वितरण व्यवस्था मतलब कि जो पोल से लाइन आती है वो कहाँ जाती है, मीटर के बाद हमारा कटआउट में जाती है, डायरेक्ट कहाँ जाती है, कटआउट में जाती है। ये आपको कटआउट दिख रहा होगा, यानी मेन स्विच दिख रहा होगा। मेन स्विच के बाद हमारा ये आपको दिख रहा है, जो ये आपका क्या है, ये आपको दिखने को दिख रहा होगा, तो ये इसको कहते हैं डीबी। ये क्या है, डीबी है, ये आपका डीबी है। तो डीबी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कटआउट से जो लाइन आई है, ये आपका एक कटआउट से लाइन आई है, यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा होगा। और ये आपको ऐसे 3 बस बार दिख रहे होंगे इसके अंदर। 3 बस बार के बाद क्या होगा, ये देखिए, यदि एक सर्किट निकाली है, पहली सर्किट निकालनी है, तो एक यहाँ से लाइन निकालेंगे, एक यहाँ से लाइन निकालेंगे, एक यहाँ से लाइन यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, एक लाइन यहाँ से निकालेंगे, एक लाइन यहाँ से निकालेंगे, 3 लाइनें निकालेंगे ना, यहाँ से 3 लाइन निकलेगी, 3 तार निकलेगी, इसे सर्किट 1 कहेंगे हम।
फिर उसी प्रकार से एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकालेंगे तो सर्किट 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी प्रकार से एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकालेंगे तो ये प्रकार से सर्किट 3 हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा जो होगा पहली सर्किट किसके लिए होगा, ठीक है, 1 हॉर्स पावर की जो मोटर है उसके लिए हो जाएगा। और ये आपका 10 हॉर्स पावर की मोटर के लिए मान लिए हम, और ये आपका 5 kVA जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए मान लिए। ठीक है, जो यहाँ से आपको मन करता है वो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप या इसको लिखिए 1 हॉर्स पावर या 10 हॉर्स पावर, या इसको लिखिए 1 हॉर्स पावर या 10 पावर, इसको 5 kVA लिखिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाना है अपने हिसाब से आप दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। क्लियर बस भाई। अब इसके बाद आइए हम चलते हैं आगे। ये देखिए कंड्यूट व्यवस्था है। कंड्यूट व्यवस्था में आप लोग को अभी साइज ऊपर लिखे थे तो इसी व्यवस्था को देख करके साइज लिखते हैं। ये देखिए 2.5 mm और 2.5 mm, सॉरी 2.5 मीटर और 5.5 मीटर। तो मोटर स्विच और जो स्टार्टर है उसके बीच की दूरी कितनी है 0.5, और यहाँ पर जो डीबी है, डीबी और मोटर के बीच की दूरी कितनी है 0.25। ठीक है ना, आइए इसको समझ लेते हैं 2 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 हॉर्स पावर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए डीबी से मोटर स्विच तक की दूरी कितनी थी 2.5 मीटर, और मोटर स्विच से स्टार्टर तक की दूरी कितनी थी 0.5 थी ना, और स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक की दूरी कितनी है 2.5। ठीक ना, है कि नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है और कोई अलग से कुछ नहीं दिखाई गई है। 2.5 मतलब डीबी से मोटर तक और मोटर से स्टार्टर तक। ठीक है, और स्टार्टर से देखिए यहाँ तक की दूरी, जो फर्श तक की दूरी थी 2.5 थी, और फर्श से लेकर के ये मोटर तक की दूरी 1.2 है। ये फ्लेक्सिबल कंडक्टर यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लेक्सिबल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, और ये सॉलिड रहेगी और ये सॉलिड रहेगी। ठीक ना, क्लियर बस भाई। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये लाइन आई, मीटर्स लाइन आ रही है, डीबी कटआउट से कर सकते हैं, या मेन स्विच से लाइन आ रही है, डीबी तक गई। डीबी से देखिए 3 सर्किट, 1 सर्किट, 2 सर्किट, 3 सर्किट, 3 सर्किट निकली है। पहले सर्किट का हम यूज कर रहे हैं। ठीक ना, मतलब 10 हॉर्स पावर के लिए हम पहले सर्किट का यूज कर ले रहे हैं। तो आपको दिखाएगा व्यवस्था इस प्रकार से होगी। ठीक ना, जो आपको माप दिखाया गया है यही माप लिखिएगा, जैसे बनाया गया है ऐसे ही बनाइएगा आप लोग भी। ठीक है, ये नंबर आपको जो एग्ज़ाम है उससे नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आइए दूसरी व्यवस्था को देखते हैं। 1 हॉर्स पावर के सेम उसी प्रकार से देखिए, देखने को दिख रहा होगा आपको, सेम उसी प्रकार से दिख रहा होगा। ये देखिए 10.5 मीटर हो जाएगा, ये 10.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। और ये क्योंकि ये स्टैंड पर लगा है, वो दीवार पर लगा था, दीवार से डिस्टेंस बढ़ जाती है और स्टैंड से डिस्टेंस जो होती है कम हो जाती है 1 मीटर। ठीक है, और ये दूरी तो वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी सॉलिड यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी हम फ्लेक्सिबल यूज करेंगे, ये भी सॉलिड रहेगा आपका, और प्लस ये भी आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, क्लियर ना। देखिए हम यहाँ पर सर्किट 1 में हम 10 हॉर्स पावर का लगाए थे, तो सर्किट 2 में हम इसका यूज किए हैं। देख रहे हैं आप, सर्किट 2 में इसका यूज किए हैं। और फिर इसी प्रकार से 1 हॉर्स पावर का हो गया। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पर आपको बताया गया 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए देखिए स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें स्टार्टर का प्रयोग है, केवल मेन स्विच का प्रयोग है। ठीक है, आपको यही देखना है, बस कुछ करना नहीं है। ये भी स्टैंड पे इसका स्विच लगा हुआ है, इसलिए 1.5 मीटर, और ये तो डिस्टेंस सेम रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक सॉलिड कंडक्टर रहेगा, सॉरी कंड्यूट रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर हम तीसरे सर्किट का यूज किए हैं, आपको देखने को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम तीसरे सर्किट का यूज किए हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आते हैं सामग्री की गणना।
सामग्री की गणना में आप लोग को मैं बता दूं, सेम जैसे इंटरनल वायरिंग थी उसमें मैं सामान का नाम याद करने के लिए सिखाया था, आप सेम उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग करते चले जाइएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, डीबी रहेगी। डीबी के बाद क्या आती है, डीबी के बाद क्या आती है यहाँ पर, डीबी के बाद क्या होगा, ये आपका मेन स्विच होगा। मेन स्विच के बाद स्टार्टर होगा। स्टार्टर तक हम जब स्टार्टर के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर मोटर तक आ जाएगा लाइन। लेकिन मोटर तक लाइन लाने के लिए अब देखिए यहाँ पर हम तार चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तार मतलब तार की आवश्यकता होगी। फिर इसके बाद किसकी आवश्यकता होगी, कंड्यूट की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तार कहाँ ले जाएंगे, कंड्यूट पे ले जाएंगे, कंड्यूट की आवश्यकता होगी। और कंड्यूट को है जोड़ने के लिए रिड्यूसर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, रिड्यूसर की आवश्यकता होती है, बैंड की आवश्यकता होती है। या फिर उसके बाद हम लोग फिर यदि क्लिप की जो क्लिप होती है, सैडल होती है, ठीक है, उस सब की आवश्यकता होती है। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लॉक नट के बारे में जानेंगे। लॉक नट जो होती है ये स्टार्टर होता है, तो इसको फंसाने के लिए दीवार लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। ये सबको लॉक नट होता है, तो उसके बारे में लिख लेंगे। क्लियर बात में आई। तो ये सब बातें सामान के बारे में हम लोग एक सिस्टम से जानते चले जाएंगे। हम ऑलरेडी यहाँ पर देखिए लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए धातु आवरण बोर्ड, ठीक ना। जब भी हम स्टार्टर या डीबी लगाएंगे सब भी हम किसने एक धातु की बोर्ड होती है उसके ऊपर हम व्यवस्थित करते हैं। तो एक संख्या चाहिए जिसमें हम लगाएंगे बोर्ड। फिर वितरण बोर्ड लगाएंगे, डीबी उसके ऊपर, डीबी हो जाएगा। फिर क्या होगा, एंगल होगा, जो अभी स्टार्टर वाटर लगाने के लिए हम अभी बात कर रहे थे उसके लिए हो जाएगा। इतने दिन साइज़ के चाहिए हमको, ठीक है, 5 kV और 10 हार्स पावर के लिए अलग अलग। और फिर टीपीआईसी जो होगा मतलब इसको मेन स्विच कहते हैं, ठीक है। तो कितने रेंज चाहिए, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर तक का चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद धातु आवरण बोर्ड चाहिए, ठीक है। धातु आवरण बोर्ड चाहिए 500 वोल्ट का। हाँ, ये भी टीपीआईसी रहेगा 4 मार्गी, ठीक है। स्टैंड चाहिए जिसमें हम लोग स्टार्टर और मेन स्विच को लगाएंगे। और फिर देखिए इसमें जो कंडक्टर होगा, इसके बाद कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर के बारे में कितने का चाहिए, 10 mm का, 4 mm का, 2.5 mm का, ठीक ना। सब वहाँ से ही अभी वो निकाले थे, ऊपर से देख करके लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। 10% एक्स्ट्रा निकाल करके उसमें, ठीक। धातु वाहक नली चाहिए, 32 mm का चाहिए, 25 mm का चाहिए और 19 mm का चाहिए। वो भी ऊपर से ही निकाल कर यहाँ लिखा गया है, ठीक ना। वाहक नली, सॉकेट, कपलर की आवश्यकता होती है। 32 भाई जितने साइज की कंड्यूट होगी उतने साइज का कपलर चाहिए हमको। 32, 25 और 19 का ही हमारा कंड्यूट लगा है, तो इतने साइज का कपलर चाहिए और इतनी साइज का निप्पल चाहिए, ठीक है। और इसके बाद वाहक नली सैडल चाहिए, मतलब उसको दीवार में कसने के लिए, ठीक ना। और सागौन की गिल्ली, मतलब जो कंड्यूट है उसको स्थापित करने के लिए दीवार में, जिससे हम लोग स्क्रू द्वारा उसको हम कस सकें, ठीक ना। तो इसलिए हमको स्क्रू भी चाहिए, नट बोल्ट भी चाहिए। और भाई पावर वायरिंग हो रही है, तो पावर वायरिंग के लिए हमको एक अर्थिंग करने के लिए चाहिए, कम से कम 2 अर्थिंग करनी पड़ेगी हमको। तो 2 अर्थिंग करने के लिए 15 mm GI पाइप चाहिए और 8 SWG वायर चाहिए 5 kg, ठीक है। और भाई इसमें टूट फूट होगा तो तोड़ने फोड़ने में जो सीमेंट बालू होगी उसकी आवश्यकता पड़ती है। कुल सामान का मूल्य जोड़ दिए हम तो इतना आ गया आपको 11,674 रुपया 45 पैसा, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे इसी का मजदूरी व्यय। तो मजदूरी व्यय में क्या होगा, सिविल वर्क के लिए अलग से पैसा लगेगा और वायरिंग वर्क जो होगा उसका पैसा अलग से लगेगा। और आकस्मिक व्यय जो होगा, जितना सामान का मूल्य आया होगा वो सामान का मूल्य प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो देखेंगे तो कितना आया, 10% एक्स्ट्रा निकालने के बाद 10% एक्स्ट्रा और इसको निकालने के बाद देखेंगे तो ये इतना आ गया 12,841, ठीक है।
और भू संपर्कन की जो मजदूरी होगी वो अलग से होगी, वो दूसरा कोई बंदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि खर्चा जब कुल इतनी आ गई तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो टोटल मूल्य निकल करके इतना आ जाएगा। यानी इस जो संस्था है इसकी वायरिंग करने के लिए टोटल जो खर्च आ रहा है 17,591 रुपया 89 पैसा हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।